बात करने का, मुलाकात का मौका मिला। मैं आपके प्रति आभार व्यक्त करती हूँ। और जिस समय पर मैं हिमाचल में उपस्थित हुई हूँ, मेरी मन की प्रसन्नता का कोई अंत नहीं है। कारण बहुत स्पष्ट है कि पितृपक्ष के बाद इस देश की परंपरा है कि देवी पक्ष शुरू होता है और देवी पक्ष को बहुत शुभ माना जाता है हमारे संस्कारों में। और उस देवी पक्ष के समय पर मैं देवी देवताओं की धरती पर हूँ। इससे अधिक शुभ मेरे लिए और देश के लिए कुछ नहीं हो सकता। और हमारी सभ्यता संस्कृति सांस्कृतिक मंत्रालय का कारोबार संभालते हुए हमारी सभ्यता संस्कृति परंपराओं और उनकी देखभाल और उनका आगे की पीढ़ियों को संरक्षण मिले और आगे की पीढ़ियों तक वो संस्कार पहुंचे, यही शायद हमारे कर्तव्य का हिस्सा है। लेकिन जब आसपास, मैं दिल्ली से आती हूँ, दिल्ली की स्थिति बहुत अच्छी तरह जानती हूँ। मैं दिल्ली में पली हूँ और वहीं बड़ी हुई हूँ। और जब मैं दिल्ली को और हिमाचल को कंपेयर करती हूँ तो मैं बता नहीं सकती कि मुझे कई जगहों पर बहुत अपने प्रदेश को लेकर दुख होता है कि हिमाचल जैसा प्रदेश, क्योंकि हिमाचल से भी बहुत पुराना रिश्ता रहा है। कारण है कि हिमाचल पंजाब हिल्स कहा जाता था और मेरे जो ससुराल है वो होशियारपुर से है, तो हम लोग तो यही के माने गए हैं। और आना जाना लगातार 1932 से और 2010 तक मेरे ससुर हर साल हिमाचल शिमला खास तौर पे आए हैं। और ये श्यामला माता की धरती जो कि सबको आशीर्वाद देती है, तो इस धरती के साथ प्रेम संपर्क और सब चीजें बहुत पुरानी है। कल रात में मेरी अपने बेटे से बात हो रही थी, तो वो बहुत खुश था कि मैं शिमला हूँ। वो देश में नहीं रहता, बाहर रहता है, क्योंकि शिमला के साथ बहुत सारी यादें जुड़ी हुई हैं। तो मैंने उससे पूछा कि भाई लास्ट तुम कब आए थे? तो उसने कहा मैं दादा के साथ ही लास्ट आया था 2010 में। और उसके बाद मेरा जब कॉलेज खत्म हुआ और लॉ की पढ़ाई खत्म हुई तो मैं फिर 2017 में आया था अपने दोस्तों के साथ। और 2017 में आप लोगों ने मॉल पे और बाकी जगह पे जो काम किया, जो मेरी 2010 से पहले की यादें थी उसमें और अब की यादों में बहुत अंतर है। आप लोगों ने वाकई जमीन पर बहुत ज्यादा काम किया। ये एक बच्चा जो बाहर रहता है वो ये बता रहा है। और मैं इतने समय बाद आई तो मैं भी ये बता सकती हूँ कि किसी भी चीज में, किसी भी हालात को अगर आकलन करना है तो आकलन पहले क्या था और अब क्या है, कंपैरिजन वही होता है। और जब आप कंपेयर करते हैं, खासतौर पे हमारे जैसे लोग जो थोड़े लंबे गैप के बाद वापस आए हैं अपनी धरती पर, उनको वो बदलाव दिखाई दे रहा है। वो बदलाव दिखाई दे रहा है लोगों के रहन सहन में, वो बदलाव दिखाई दे रहा है सफाई की प्रक्रिया में, वो बदलाव दिखाई दे रहा है सड़कों पर, वो बदलाव दिखाई दे रहा है हर योजना पर। और क्योंकि केंद्र सरकार की योजनाएं हैं और केंद्र सरकार ने, मैं तो प्रधानमंत्री जी की लाइन दोहराना चाहती हूँ कि जब उन्होंने एक में कई बार कहा कि हिमाचल मेरा दूसरा घर है, और वो वाकई हिमाचल को अपना दूसरा घर मानते हैं। यही कारण है कि हिमाचल को स्पेशल स्टेटस दिया गया। और उस स्पेशल स्टेटस के बाद 90% तक जो योजनाओं का खर्चा है वो केंद्र सरकार उठाती है और 10% तक का खर्चा राज्य सरकार उठाती है। हट्टी कम्युनिटी, क्योंकि आपका बॉर्डर उत्तरांचल से भी लगता है, उत्तरांचल और जो हिमाचल का बॉर्डर है, तो सड़क के उस पार हट्टी कम्युनिटी को एससी स्टेटस मिला हुआ है, इस तरफ वो स्टेटस नहीं मिला हुआ। तो वो स्टेटस बदलने का काम भी यहाँ पर भी उसी कम्युनिटी को एक ही कम्युनिटी के रूप में देकर वो स्टेटस भी दिया गया। और जब मैं केंद्र सरकार की योजनाओं की बात करूं तो चाहे वो स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट हो, चाहे आपके नए बने हुए फुटपाथ हो, चाहे आपकी सड़कों के चौड़ीकरण का काम हो, ये सब स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत हो पाया और बाकी भी काम अभी चल रहे हैं। कनेक्टिविटी, सड़कों की हालात
नहीं तो आए दिन लैंडस्लाइड हुई पड़ी होती थी, उससे निजात मिली है। आपके हेलीपैड्स की संख्या बढ़ी है, आपके एयरपोर्ट की स्थिति बेटर की गई है, जो फ्लाइट बंद थी उसको दोबारा शुरू किया जा रहा है। जब फ्लाइट बढ़ेगी, कनेक्टिविटी बढ़ेगी, तो जाहिर तौर पे टूरिज्म बढ़ेगा। टूरिज्म बढ़ेगा तो आप लोगों की कमाई ज्यादा होगी और बाकी सब युवाओं को होटल मैनेजमेंट से लेकर तमाम जगहों पर हर प्रकार के रोटी रोजगार का भी बंदोबस्त होगा। बिजनेस की दृष्टि से जो आपके उत्पाद हैं, ऑर्गेनिक उत्पाद हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप के उत्पाद हैं, उन सबको देश से बाहर और हिमाचल के बाहर जाकर बिक्री का भी मौका मिलेगा। इसलिए कनेक्टिविटी एक बहुत अहम चीज है किसी के भी विकास की बात करते हुए। तो सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास और साथ ही सबका प्रयास, ये सब चीजें संभव हो पाई। अगर मैं कोरोना काल की बात करूं तो कोरोना काल के अंदर मुझे प्रसन्नता है कि प्रधानमंत्री मोदी जी एक ऐसे प्रधानमंत्री थे जिन्होंने अपनी कमर नहीं दिखाई देश को। वो भयानक समय, जिस समय पर हमारे विपक्षी राजनीति कर रहे थे कोरोना जैसे समय पर, आप सबको याद दिलाना चाहती हूँ कि जब वैक्सीन नहीं थी तो विदेशी वैक्सीन को देश में लाने के लिए बात करते थे। मैं नाम नहीं लेना चाहती उस विदेशी वैक्सीन का, लेकिन वो विदेशी वैक्सीन भारत में बिके, इसका प्रबंधन हो, ऐसी बात करते थे। प्रधानमंत्री जी ने जब देसी वैक्सीन बना ली तो कहा जाता था कि ये बीजेपी की वैक्सीन है, इसको नहीं लगाना। उसके बाद जब लोगों ने उस भय से, उस वातावरण से मुक्ति पाकर वैक्सीन लगानी शुरू कर दी तो कहा कि अरे भाई, ये तो 20 साल तक वैक्सीन प्रोग्राम पूरा नहीं होगा। उन सबकी एक एक बुरी भाषा को अपने सर आंखों पर लेते हुए देश के प्रति जिस प्रकार से काम किया वो आपके सामने है। लेकिन उसी बीच आपके प्रशासन के अधिकारी और आपके मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी ने जिस प्रकार से इसका आयोजन हिमाचल में किया, वो भी काबिले तारीफ है। हिमाचल पहला प्रदेश था जिसने वैक्सीनेशन को सैचुरेशन पॉइंट तक पहुंचाया। सैचुरेशन मतलब एक व्यक्ति नहीं बचा और जल्द से जल्द इस कार्यक्रम को समाप्त करने का काम, यानी हर हिमाचली की जान जल्दी से जल्दी बचाई जा सके, इसके लिए आपकी सरकार और प्रधानमंत्री जी की जो आदेश है, आदर्श है, उसको पूरा करने का जो काम इस सरकार ने किया वो काबिले तारीफ है। उसके बारे में जितना अधिक कहा जाए उतना कम है और उसके बारे में उतना ही कम प्रचार हुआ है। तो मुझे लगा कि उसके बारे में बात जरूर होनी चाहिए कि आज हम सब लोग बिना मास्क के बैठे हुए हैं, एक दूसरे से भारी संख्या में आयोजन कर रहे हैं, गेटी थिएटर के अंदर परफॉर्मेंसेस चालू हो गई हैं, स्कैंडल पॉइंट पे मजमे लगने शुरू हो गए हैं। उस सब का पीछे जो बड़ा कारण है वो कारण सबकी वैक्सीनेशन है। आज अन्य देशों के अंदर वो वैक्सीनेशन पूरी नहीं हुई है और लोग आज भी कोरोना की चपेट में हैं। और हमारे से जो अमीर देश थे वहां पर भी आज तक डेड बॉडीज का डिस्पोजल नहीं हुआ, लेकिन हमारे देश में बावजूद मुश्किल के उन सब चीजों से हम लोगों ने सबका साथ, सबका विकास और सबके प्रयास से वो सब चीजें संभव हो पाई हैं। वैक्सीन हवा में नहीं बनती। 3,500 करोड़ रुपया 2 बड़ी प्राइवेट कंपनियों को दिया गया जो वैक्सीन निर्माण में काबिलियत रखती है और उनको कहा गया कि ये पैसा हम आपसे एडजस्ट करेंगे, वैक्सीन जब खरीदेंगे तो इसी पैसे को हम एडजस्ट करेंगे, लेकिन ये कैप्टिव परचेज होगी, कैप्टिव मैन्युफैक्चरिंग होगी कि सिर्फ भारत सरकार का जब तक ये कार्यक्रम पूरा नहीं होगा, हर भारतीय को वैक्सीन नहीं लग जाती, तब तक आप बाहर नहीं बेचेंगे, वो हमारा ही प्रोडक्शन होगा। इस गारंटी के साथ अगर भारत ने अपनी वैक्सीन बनाई तो भारत ने अपने वैज्ञानिक कल्चर का एक परिचय दिया कि विज्ञान में हम लोग कितना आगे हैं और हमारी क्या ताकत है। साथ ही एक वैक्सीन की कीमत अंतरराष्ट्रीय बाजार में 3200 से लेकर 3800 से लेकर 5200 रुपए तक की है। वो तब है जब भारत अपनी वैक्सीन बना रहा है। सोचिए 120 करोड़ के लोगों के लिए जो जरूरत की वैक्सीन है हमने नहीं बनाई होती
तो एक एक वैक्सीन डोज की कीमत 50-50 हजार 1-1 लाख होती, क्योंकि सब पे ब्लैक चल रही होती। और कौन क्या खाता और कौन क्या लगाता, और देश का कितना पैसा विदेशों में जाता, वो एक अलग दिक्कत थी। इन सब से निजात दिलाने के लिए एक हमें नेतृत्व चाहिए था प्रधानमंत्री जी के रूप में, जो देश की जनता ने सौंपा, और उन्हीं के दिखाए रास्ते पर जयराम ठाकुर जी ने अपने प्रदेश में काम किया। मैं बार बार ये बात दोहरा इसलिए रही हूं कि जब केंद्र में सरकार भाजपा की है और राज्य में सरकार भाजपा की है, तो कश्मकश कम, झगड़े कम, और उनका लाभ जनता को अधिक से अधिक प्राप्त हो पाया है। यही कारण है जो कि हिमाचल का विकास दुगनी रफ्तार से हुआ, क्योंकि आपको डबल इंजन की सरकार मिली, और उस डबल इंजन की सरकार के कारण विकास की गति तेज हुई, और अधिकतर केंद्र सरकार की जो योजनाएं हैं वो पूरी तरीके से सैचुरेशन पॉइंट पर पहुंची। कि मतलब अगर गैस, मैं अपने समय की बात करूंगी, मेरे टाइम में तो गैस शहरों में होती थी, कि देहात में गैस होती नहीं थी, गांव देहात में गैस नहीं होती थी, और लकड़ी जो औरतें हैं सिर पे गट्ठर बांध के लाती थी, और कभी अपनी हड्डी कमर की तोड़वाती थी, कभी कमर झुकाती थी क्योंकि उनको वो प्रॉब्लम हो जाती थी स्पाइन की, इतना वजन ढोने की वजह से, और किसी मंत्री या किसी सांसद की दरखास्त पे, एप्लीकेशन पे सिग्नेचर, हस्ताक्षर की जरूरत होती थी, तब गैस का सिलेंडर मिलता था, और शहरों में ही होता था। ये मैं अपने समय की बात बता रही हूं। प्रधानमंत्री जी ने सिस्टम ही बदल दिया कि हर महिला जिसको गैस सिलेंडर चाहिए उसको तो सरकार देगी ही, बाकियों के घर जाके पूछ के उनको देगी, और जो सब्सिडी का पैसा है वो जनधन के खातों के माध्यम से सीधा उन महिलाओं के खाते में आएगा। ये सैचुरेशन पॉइंट तक पहुंचा क्योंकि जयराम ठाकुर जी के नेतृत्व में ये कार्यक्रम हर उस महिला तक पहुंचा जिसकी ये आवश्यकता थी। तो केंद्र की योजना आवश्यक है, लेकिन साथ ही आपका राज्य में नेता कौन है वो भी आवश्यक है, क्योंकि केंद्र की योजनाओं को तभी क्रियान्वयन मिलता है जब राज्य उसके विरोध में ना खड़ा हो और उसको सीरियसली इंप्लीमेंट करने का काम कर रहा हो। इसी प्रकार से आप कोई भी योजना ले लीजिए, एनीमिया में, आप एनीमिया से बचाव में, मतलब देश में सबसे अधिक दिक्कत एनीमिया की है, और खासतौर पर महिलाओं के बीच आप नंबर 3 पर खड़े हैं। इम्प्लीमेंटेशन की तरफ आप बढ़ रहे हैं ताकि आयरन की कमी, फॉलिक एसिड की कमी यंग महिलाओं के अंदर ना हो। और आप सोचेंगे भाई खून की कमी तो चलता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। अरे खून की कमी की वजह से आपकी एफिशिएंसी और जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है उस पर फर्क पड़ता है, आपकी काम करने की क्षमता पर फर्क पड़ता है, आपके जीवन की जो ईयर्स हैं उन पे, उम्र पर फर्क पड़ता है। इसलिए आपको एनीमिया मुक्त होना जरूरी है, क्योंकि ऑक्सीजन कैपेसिटी इसकी वजह से है। आपके यहाँ पे नंबर 3 पे आप पहुंचे हुए हैं। कोई भी योजना है, मैं दिल्ली का उदाहरण आपको जानबूझ के बताना चाह रही थी क्योंकि मैं दिल्ली से हूं और कंपैरिजन करती हूं तो बड़ा दुख होता है, क्योंकि मेरे पास एक सांसद होने के नाते आए दिन लोगों की लाइन लगी होती है कि बहन जी किडनी फेलियर हो गया, 14 लाख का बिल है, 4 लाख का बिल है, 5 लाख का बिल है, सरकारी अस्पताल में इतने का है, आप ये करवा दो। और मेरे पास कोई तरीका नहीं है करवाने का एक्सेप्ट फोन कॉल के अस्पताल में कि भाई ये बहुत गरीब लोग हैं, आप इनको ईडब्ल्यूएस में कुछ मदद कर सकते तो आप मदद कीजिए, और प्रधानमंत्री रिलीफ फंड से हम कुछ पैसा लाके दे सकते तो हम वो पैसा उनको दिलवाते हैं। उसमें भी हर सांसद के ऊपर संख्या है, कभी कभी मैं संख्या वो क्रॉस कर लेती हूँ क्योंकि मेरे पास केसेस ज्यादा आते हैं। तो मेरे को बार बार ये तकलीफ होती है कि 3 लाख, 5 लाख, 4 लाख, 2.5 लाख ऐसे पैसे भी लोगों के पास नहीं है, और कई लोग अपनी जिंदगी की बाजी लगा रहे होते हैं, जूझ रहे होते हैं। आपके यहाँ पे आयुष्मान योजना सैचुरेशन पर, और जो लोग बच गए उनको हिम केयर में कवरेज मिला। ये मतलब 5 लाख के आसपास लोगों को इसमें फायदा मिला है साल भर के अंदर। मैं गारंटी के साथ दे सकती हूं
कि इससे बेहतर योजना कोई हो नहीं सकती। और दिल्ली के अंदर ये योजना लागू नहीं है जी। आयुष्मान योजना लागू नहीं हुई, केंद्र सरकार ने पैसा भरना है 2/3, तब भी ये योजना लागू नहीं हुई क्योंकि दिल्ली के जो सरकार है और जो मुख्यमंत्री हैं वो ये योजना लागू नहीं करना चाहते। और 45 लाख से लेकर 55 लाख रुपए तक के खोखे खड़े किए हैं इन्होंने। खोखा वर्ड यूज कर रही हूं मैं, आप और मैं हम सब खोखा समझते हैं। 45 लाख रुपए में खोखा बनता है क्या? मेरे घर के बाहर चौकीदार के बैठने के लिए जो टेम्पररी स्ट्रक्चर है 4.5-5 लाख में बना। इन्होंने 55 लाख रुपया खर्च किए और बाहर फोटो एग्जीबिशन खाली, अपनी तस्वीरें चिपकाने का काम। तो करोड़ों रुपया एडवर्टाइजिंग में, 532 करोड़ रुपया एडवर्टाइजमेंट का बजट है दिल्ली का। और दिल्ली एक शहर है, लेकिन जो होने जैसे काम है, आयुष्मान भारत योजना जैसी योजना जो लागू होनी चाहिए थी वो दिल्ली के लोगों को नहीं मिली है। मोहल्ला क्लिनिक के नाम पर वहां पर सैरिडॉन तक नहीं मिलती है और क्लिनिक चला रहे हैं। ब्लड टेस्टिंग की योजना नहीं है आपकी। तो मैं डिस्पेंसरीज देख के आई हूं, गांव देहात इंटीरियर्स के अंदर जो डिस्पेंसरी चल रही है वो इतनी अच्छी डिस्पेंसरीज चल रही है। कंपैरिजन ए और बी का ही होता है। उसी प्रकार से कल परसों में शिवजी में थी और शिवराज में, वहां पर मंडी के अंदर, मंडी में आज से 15 साल पहले या 12 साल पहले गई, सूखा होता था, परेशानी होती थी। इतने साल बाद जाके वहां देखा तो वहां देखा कि क्या फर्स्ट क्लास वहां पे जल संरक्षण की योजना बनी हुई है। हर घर नल से जल के तहत पहले की सरकारों ने 70 साल में 8 लाख घरों के अंदर जल पहुंचाने का काम किया, टैप वाटर नलके के साथ। और इस सरकार ने 2 साल के अंदर 8,64,000 घरों में जल पहुंचाने का काम किया। जिस तरीके से फ्यूल यानी गैस की जरूरत औरतों के लिए जरूरी था, उसी प्रकार से पानी औरतों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। आप अंदाजा नहीं लगा सकते, जिस औरत को कई कई किलोमीटर चल के पानी की व्यवस्था अपने परिवार के लिए करनी होती है, नहाना धोना, खाना पीना, कपड़े बर्तन, आप अंदाजा नहीं लगा सकते कि उसकी जिंदगी कितनी कठिन है। लेकिन जब उसके घर में नल से जल पहुंच जाता है और जो पानी बहकर फिजूल चला जाता था उसका रुकाव हो जाता है, उसको अपने घर के अंदर नल से पानी मिलने लगता है, उसके जीवन में क्या परिवर्तन आता है। ये परिवर्तन संभव हुआ क्योंकि केंद्र सरकार ने हर घर नल से जल की योजना जल शक्ति मंत्रालय के तहत बनाई और उसका लाभ आपके प्रदेश को पूरी तरीके से मिला। मैं इसलिए बताती हूं कि 2014 और इस सरकार से आने से पहले का समय प्लीज याद करो। ऐसा नहीं होता, किसी भी समय पर डेवलप्ड कंट्रीज के अंदर भी हर प्रॉब्लम खत्म हो जाती है। प्रॉब्लम्स कुछ रहती है, लेकिन हर प्रॉब्लम को एड्रेस करने का, उसको समाप्त करने का प्रयास और ईमानदारी के साथ आपके प्रति जो काम हो रहा है उसको भी याद रखने की जरूरत है। मैं देश को मैं ये बात बताना चाह रही थी कि वैक्सीनेशन और एपिडेमिक के टाइम पर कोविड के दौरान विरोधी पक्ष ने क्या क्या कहा, क्या आप उन लोगों को माफ करेंगे? क्या आप उन लोगों को भूल जाएंगे जिन्होंने लगातार धोखे दिए, जिन्होंने लगातार क्षेत्र में कोई काम नहीं करा? और क्या जिन लोगों ने आपके लिए काम किया आप उन्हें भूल जाएंगे? दोनों चीजें याद रखने की जरूरत है। जो आपके साथ है मुश्किल के समय पर और जो आपके खिलाफ है मुश्किल के वक्त पर, दोनों को याद रखने की जरूरत है। ऑर्गेनिक फार्मिंग हो, चाहे लगातार होने वाले काम हो, 154 योजनाएं, मैं नाम लेते लेते थक जाऊं। कागज पढ़ना, एक कागज है मेरे हाथ में, मैं जानबूझ के नहीं पढ़ू, क्या क्या पढ़ूंगी। हर योजना के अंदर, चाहे वो सीनियर सिटीजन की पेंशन है, चाहे माता बहनों को विवाह के समय पे सगुन का है, चाहे सहारे की बात है, चाहे हमारे दिव्यांग भाई बहनों के लिए काम की बात है, हर क्षेत्र के अंदर जो सोशल सिक्योरिटी,
जो सामाजिक सुरक्षा देने का काम इस सरकार ने किया है, मुझे नहीं लगता किसी और सरकार ने उस बेहतरीन तरीके से सोशल डेवलपमेंट का मॉडल पेश किया है देश भर के अंदर। और वो सोशल डेवलपमेंट का, सामाजिक विकास का जो मॉडल है, जब सुरक्षा मिल जाती है, जब व्यक्ति को रियायतें मिल जाती है, तो उसका लाभ उसके जीवन पे बहुत अधिक होता है। और जब वो छिन जाता है तो उसका भी नुकसान बहुत होता है। जो एडवर्टाइजमेंट चलाने वाली कंपनियों के पीछे पैसा लगाते हैं तो जनता का ही पैसा लगता है, और जनता का पैसा जो जनता के काम में लगना चाहिए। जो दिल्ली में, बार बार दिल्ली की बात इसलिए कर रही हूं क्योंकि मैं दिल्ली से आती हूं और मुझे दिल्ली की हालत पता है। मैं नई दिल्ली से सांसद हूं, मुझे मालूम है कि मेरे क्षेत्र की जनता, पटेल नगर समतल क्षेत्र है जी, एकदम प्लेन एरिया है, और पटेल नगर के अंदर टैंकर्स के ऊपर हर गली को 10,000 रुपया देना पड़ता है तो टैंकर माफिया टैंकर पहुंचाता है, नहीं तो उनके यहां टैंकर नहीं पहुंचते। और उनके घर में नल से जल नहीं उपलब्ध है। पटेल नगर फ्लैट लैंड एरिया, यहां पर पहाड़ है जहां पर पाइपें पहुंचाना अपने आप में कठिन काम है, बावजूद उसके हर घर नल से जल का कार्यक्रम यहां चल रहा है। माफियाबाजी नहीं हो रही, घर बैठे काम हो रहे हैं। ये अंतर है सरकार और सरकार का, ये अंतर है लोगों की प्रेरणा का, ये अंतर है केंद्र की सरकार के दिखाई हुई नक्शे कदम पर चलने का, ये अंतर है केंद्र सरकार की योजनाओं के लाभ क्षेत्र की, राज्य की योजनाओं में मिलाकर जनता तक पहुंचाने का काम, और कोई व्यक्ति ना छूटे। मुझे प्रधानमंत्री जी का पहले दिन का पहला भाषण याद है, पहली शुरू की लाइन कि ये सरकार गरीब, किसान, उपेक्षित को समर्पित है। और कहीं भी अगर अंतिम पंक्ति में खड़े अंतिम व्यक्ति की बात आप करेंगे तो वो अंतिम व्यक्ति कोई और नहीं, हर समाज में महिला ही है। और महिलाओं को लोग सशक्तिकरण की बात करते थे, लेकिन सशक्त महिला समाज को कैसे चलाएगी और महिला नेतृत्व क्या होगा, उसका उदाहरण आज प्रधानमंत्री जी की कार्य योजना से मिलता है। और वो कार्य योजना की मकान तो सरकार शायद पहले भी बना के देने की योजना रखती थी, लेकिन कितने लोगों को मकान मिले थे? पक्का मकान कितने लोगों को मिला था? और मिला भी था तो किसके नाम पर था? प्रधानमंत्री आवास योजना में जो ग्रामीण बहनों को 7 लाख से ऊपर, शहरी बहनों को 7 लाख से ऊपर जो मकान मिले हैं, वो मकान भले ही परिवार के हैं, लेकिन वो कागज उस महिला के, परिवार की महिला के नाम पे है। आप अंदाजा नहीं लगा सकते कि जो संवेदनशीलता के साथ ये काम समाज के लिए किया है, उसका असर जमीन पे क्या दिखाई देता है। उस जमीन के ऊपर जहां पर समाज पुरुष प्रधान रहे, लेकिन मकान गिरविट चले जाते हैं, शराब में निकल जाते हैं, लात मार के घर से औरत को निकाल दिया जाता है, वो समाज की बुराइयों को एक ही झटके में समाप्त किया गया, क्योंकि परिवार का मकान परिवार की सुरक्षा के लिए रहे, उन बच्चों के लिए रहे जिनको हर समय इस बात से ना डरना पड़े कि हमारे सिर पे छत होगी या नहीं। इसलिए महिलाओं के नाम पर मकान दिए गए और सामाजिक चेतना को जागृत करने का काम किया गया कि देवी पक्ष चल रहा है, देवियों की अर्चना उनकी रक्षा सुरक्षा से ही होगी। तो चाहे सामाजिक सुरक्षा का विषय हो, महिला सुरक्षा का विषय हो, महिलाओं का हम लोगों ने अपमान नहीं किया। हमने ये नहीं कहा मैं लड़की हूं, मैं लड़ना जानती हूं, मैंने नहीं कहा। जिंदगी में लड़ाई जरूर लड़ी होगी, लेकिन ये नारे नहीं दिए क्योंकि मेरे को लड़ने की जरूरत नहीं होनी चाहिए जी। हर महिला को सिर्फ इज्जत और सम्मान की जरूरत होती है, बाकी काम वो खुद कर सकती है। अभद्र भाषा महिलाओं के प्रति प्रयोग करना, गोदी में बिठा लो वगैरह वगैरह, मतलब समाज की किस दृष्टि को प्रदर्शित करता है, किस नियत को प्रदर्शित करता है। तो मेरा यही मानना है कि देवी पक्ष में खड़े हैं तो देवियों का मान सम्मान करते हुए समाज को हम सशक्त करें। जब महिलाओं का सम्मान होता है तो समाज सशक्त होता है।
और उस समाज के सशक्तिकरण में मुझे बहुत प्रसन्नता है कि केंद्र की सरकार ने और हिमाचल की सरकार ने मिलकर जो काम किया है वो आने वाली पीढ़ियों को याद रखना होगा और ये अपने आप में एक बहुत बड़ा इतिहास है। कोई भी कभी कंपैरेटिव स्टडी करेगा तो उसको समझ आ जाएगा कि पहले क्या था, अब क्या है, मॉल की हालत क्या थी, अभी क्या है, कितनी सड़कें थी, अभी क्या है, लोगों के पास जेब में कितना खर्चे के लिए पैसा था, अभी क्या है, बच्चों के स्कूल कितने थे, अभी कितने हैं, डिस्पेंसरी के अंदर पहले क्या होता था, अभी क्या है, बैंक के खाते कितने थे, अभी क्या है, कितने गैस कनेक्शन थे, अभी क्या है, कितनी लकड़ी लानी होती थी, अभी क्या है। ये सब चीज आपके सामने आ जाएगी और इसीलिए बार बार, एक बार नहीं बार बार मैं चाहूंगी कि प्रदेश के अंदर भाजपा की सरकार बने ताकि लोगों ने जिस चीज के लिए मत दिया, जिस विषय को सामने रखते हुए मत दिया, वो हम लोगों ने पूरा किया और देश के अभी भी सपने बाकी हैं। अमृत काल के अंदर जो बाकी के बचे हुए सपने, आगे की हमारी देश को आगे बढ़ाने की क्या रणनीति होगी और किस प्रकार से हिमाचल देश की प्रगति में अपना योगदान करेगा और हम सब मिलकर देश और प्रदेश की प्रगति में योगदान करेंगे, वो अभी समय बाकी है और वही काम के लिए अमृत काल में हम सब जुटने वाले हैं। आप सबका आभार, धन्यवाद। किसी का कोई प्रश्न हो तो आप महिला का दर्द की आपने बयान किया है। हिमाचल प्रदेश में हजारों महिलाओं को उज्ज्वला योजना के तहत सिलेंडर दिए गए, लेकिन आज स्थिति यह है कि 1152 रुपए में सिलेंडर मिल रहा है। जिन गरीब महिलाओं को सिलेंडर दिए गए थे, अब उनकी हैसियत नहीं है कि वो एक सिलेंडर 1 महीने में भर सके और फिर से वही चूल्हे। सब्सिडी मिलती है जी, शायद आपको नहीं मालूम। नहीं, आपको नहीं मालूम, मुझे मालूम है मैडम। तब मैं आपको बता रही हूँ क्योंकि कल भी मैं महिलाओं के बीच से होकर आई हूँ, आपको शायद नहीं पता, इसीलिए मैं कह रही हूँ कि आप अपना जरा हिसाब लगाइए कि क्या चल रहा है। नहीं जी, नहीं, 200 नहीं होते। जेबों में भी पैसा पहले से ज्यादा आया है ना। मैम यू जस्ट टॉकिंग अबाउट अभी आपने आर्टिक कम्युनिटी का रेफरेंस दिया, प्रोफाइल स्टेटस दिया। There are about 210 villages in Lahaul Spiti and Kinnaur, which is close to the China border. All these villages have been underdeveloped for so many years, even for the last 7 years. And आप मुझे बता सकते हैं कि कितने villages village vibrant program में shortlist हुए हैं? That only a government officer who's looking after the district can give the exact figure, because I am not carrying those figures with me. But I can only assure you कि सब काम हो गया ऐसा नहीं संभव, जो बाकी है उस पे काम होगा। मैडम, हिमाचल प्रदेश में महिलाओं की आपने बात करें तो टिकटों के मामले में क्या स्थिति रहने वाली है? महिलाओं को प्रतिनिधित्व, हाँ जी बताइए। महिलाओं को प्रतिनिधित्व कम मिलता है, बोलने की कथनी और करनी में फर्क रहता है। स्टेट में आप देखो कितनी महिलाएं बेसिकली। मैं आपको एक चीज बताना, नहीं, मैं आपकी भावना का सम्मान करती हूँ और आपकी भावना बिल्कुल सही है अपनी जगह, लेकिन विषय संबंधित मैं आपको एक बात जरूर बताना चाहती हूँ कि कोई महिला है इसलिए उसको टिकट मिल जाए, ये संभव नहीं होना चाहिए। और मैं महिलाओं की बात कह रही हूँ। जेंडर कैन नॉट बी अ क्राइटेरिया, जेंडर कैन बी अ क्राइटेरिया। जेंडर में मैंने पहले क्या कहा कि महिलाओं को मान सम्मान और अपॉर्चुनिटीज चाहिए ताकि वो अपने आप को प्रूव कर सके। हमारी पार्टी इकलौती पार्टी है जहां पे महिला नेतृत्व को डेवलप करने के लिए पूरी पार्टी के अंदर हर स्तर पर 33% रिजर्वेशन है, और वो 33% रिजर्वेशन है कि मंडल से लेकर राष्ट्रीय टीम तक के अंदर 33% पदाधिकारी महिलाएं हैं। आप बताइए देश में कौन सी पार्टी में है? और इसके पीछे जो मानसिकता है वो मानसिकता यही है कि महिला नेतृत्व को जागृत किया जाए और महिला नेतृत्व को सक्षम बनाया जाए। तो महिला सक्षम हो इलाके में, क्षेत्र में,
पुरुषों को मात देकर आगे आने की उनकी जगह बने, इसके लिए हमारी पार्टी कार्यरत है। उसमें से अभी हम कितनी महिलाएं ऐसी क्षेत्र में तैयार कर पाए हैं, उसका आंकड़ा आपको चुनाव के पहले मिल जाएगा कि हम कितने लोगों को टिकट देते हैं और कितनी महिला या पुरुष को। सिर्फ महिला होके टिकट मिलना, मुझे लगता है कि ये गलत होगा। उन महिलाओं के साथ अन्याय होगा जो अपनी काबिलियत के बल पर आगे बढ़ती है और पुरुषों को हराने की ताकत रखती है। तो महिलाओं का नेतृत्व बढ़े, नीचे से ऊपर तक महिला नेतृत्व को शक्ति मिले, इसके प्रति मेरी पार्टी पूर्ण रूप से कार्यरत है और अधिक से अधिक महिलाएं सामने आए, इसके प्रति भी हम पूर्ण रूप से कार्यरत हैं। संख्या आपको चुनाव में जब टिकट डिक्लेरेशन होगा उस समय दी जाएगी। कब तक मेरे को वो मैनेजमेंट के विषय होते हैं जी। और महिलाएं, मतलब मेरे को टिकट पार्टी ने दी थी ना, हर बार 2 पुरुषों को हरा के जीती हूं मैं। दूसरी बार तो डिपॉजिट उनके जब्त करवाए हैं और वो पार्टी की वजह से संभव हुआ है। पार्टी ने वो ताकत मेरे को दी कि वो शक्ति दी, वो लीडरशिप डेवलप की, जिससे ये संभव हुआ। तो ट्रेनिंग, मतलब राजनेता कहना आसान है जी, काम करने के वक्त पता चलता है। तो वो सब संभव हुआ क्योंकि पार्टी की तरफ से पूरा सहयोग था और वो नेतृत्व क्षमता को डेवलप, विकास करने का काम पार्टी ने किया। Madam, you talked about Delhi. I have 2 different questions. Sir, where are you? I can't see you. I'm so sorry, I can't see you. जी, I represent ANI. जी, 2 सवाल हैं। जी। First, as you talked about Delhi, जी। Aam Aadmi Party is new to Himachal. To whom do you consider the major rival जो आपका कंटेस्ट होने वाला है, कांग्रेस पार्टी या आम आदमी पार्टी इन हिमाचल? ये एक सवाल है। दूसरा सवाल, रिसेंट जो डेवलपमेंट हुआ है, डज इंडिया सपोर्ट रशिया's proclaimed annexation over 4 Ukrainian regions? So first question first, एक हम नारा लगाते हैं और वही इसका जवाब है, क्यों पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में। तो भाजपा की टक्कर में कोई नहीं है क्योंकि पूरा प्रदेश ही भाजपा युक्त और बाकी सब मुक्त बना हुआ है। और दूसरे सवाल का जवाब जो है वो हमारा पब्लिक रिलेशन ऑफिसर जो मीडिया से बात करता है एक्सटर्नल अफेयर्स का, वो आपको दे देगा। मैडम, आज इन दिनों दोनों पार्टियों के नेताओं में कोई ये दल ज्वाइन कर रहा है, कोई बीजेपी, कोई कांग्रेस में जा रहा है। तो अब उन्हें को उन पार्टियों में कितना सम्मान मिलेगा वो तो बात की बात है, पर ये लोकतंत्र व्यवस्था के लिए ये आप सही मानती है इसे? देखिए, लोकतंत्र की व्यवस्था है जनता के द्वारा चुनी गई सरकार, जनता के लिए काम करने वाली सरकार। आई मीन गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल। तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है वो